क्रांति से पहले फ्रांस में भी राजतंत्र था और शासक मनमाने ढंग से शासन किया करते थे और मनमाने ढंग से राज्य का बंटवारा करते थे। इन शासकों को जनता के भले बुरे का कोई भी ध्यान नहीं था। क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था, लेकिन यह एक विलासी प्रवृत्ति का शासक था। अब शासक और अधिकारी मनमाने ढंग से जनता पर अत्याचार करते थे, लेकिन अब तक अपने अधिकारों को समझने का ज्ञान जनता में आ गया था और अब मानव विकास वहां तक पहुंच गया था जहां पर न्याय और अत्याचार के बीच के फर्क को समझा जा सके। अमेरिका की क्रांति ही इस जनजागरण का कारण थी, क्योंकि स्वतंत्रता की धारा यूरोप की जनता तक पहुंच चुकी थी और अब पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने की तैयारियां सब जगह होने लग गई थी। उस समय यूरोप उस ज्वालामुखी के समान था जिसका विस्फोट कभी भी हो सकता था और इसका विस्फोट सबसे पहले फ्रांस में ही हुआ। अब तक फ्रांसवासी अपने शासकों के अत्याचारों से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे और 1789 में उन्होंने अपने शासकों के विरोध सशस्त्र की क्रांति कर दी। विश्व के इतिहास में फ्रांस की राज्य क्रांति कहते हैं। क्रांति के कारण उस समय फ्रांस का सामाजिक गठन रूढ़िवादी कुरीतियों और बुराइयों पर आधारित था। यह संगठन उच्च वर्ग के लिए अति सुविधाजनक और साधारण वर्ग के लिए बहुत ही असुविधाजनक था। उस समय समाज में 3 वर्ग थे, पहला उच्च, दूसरा मध्य और तीसरा निम्न। इन तीनों वर्गों में ही बहुत ज्यादा असमानता थी। उच्च वर्ग के 2 भाग थे, एक कुलीन वर्ग और दूसरा पादरी वर्ग। इस वर्ग की स्थिति बहुत ही ऊंची थी। वे अनेक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं प्राप्त थी। साथ ही उच्च पदों पर भी उसी वर्ग के व्यक्तियों की नियुक्ति होती थी। राजा व राजा के परिवार की तरह वह भी विलासमय जीवन ही व्यतीत करते थे, जिस कारण साधारण जनता सामंत वर्ग से घृणा करती थी। उस समय पादरी वर्ग भी बहुत ज्यादा भ्रष्ट था। उनका उस समय नैतिक जीवन आलोचना का विषय था। साथ ही चर्च का उस समय फ्रांस की भूमि पर 5वें भाग पर अधिकार था। चर्च को धर्म कर के अतिरिक्त दूसरे कई कर प्राप्त करने का अधिकार था। वास्तव में चर्च राज्य के अंदर एक राज्य था। सामंतों की तरह पादरी वर्ग भी उस समय करों से मुक्त था। आंतरिक व्यवस्था तथा घिरे हुए नैतिक जीवन के कारण चर्च जनसाधारण का आधार खोता जा रहा था। दूसरा था मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में व्यापारी, बुद्धिजीवी तथा वे लोग सम्मिलित थे जिन्हें हाथ का परिश्रम नहीं करना पड़ता था। यह वर्ग अपनी स्थिति और अधिकारों के प्रति सजग था। इसे अपनी सामाजिक दीनता का भान था। वास्तव में यह वर्ग राजनीतिक और सामाजिक सुधारों का प्रबल समर्थक व इच्छुक था। यह वर्ग मानसिक दृष्टि से उन राजनीतिक विचारों के प्रति सचेत करता था जिनका प्रतिपालन रूसो ने किया था। निम्न वर्ग जनसाधारण का वर्ग था, जिसमें मुख्य रूप से किसान एवं मजदूर सम्मिलित थे। इस वर्ग को किसी भी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता था तथा वे भारी करों से भी दबे हुए थे। उन्हें बहुत से कर राज्य, सामंत और चर्च को देने पड़ते थे। साथ ही उन्हें सामंतों को बेगारी भी देनी पड़ती थी और एक अनुमान के अनुसार इस वर्ग को अपनी आय का 80% धन करों के रूप में ही देना पड़ता था। फ्रांस का यह अत्यधिक पीड़ित और असंतुष्ट वर्ग था। राजनीतिक कारण इसमें राजतंत्र शासन दैवीय अधिकार एवं निरंकुशता के सिद्धांत पर आधारित था। राज्य के समस्त अधिकार सम्राट के हाथों में केंद्रित थे और सम्राट का जीवन बहुत ही विलासपूर्णता से भरा हुआ था। इस पर राज्य की आय का बहुत बड़ा भाग खर्च किया जाता था। फ्रांस का सम्राट लुई 14वां एक विलासी व्यक्ति था, जिसने अपने राजप्रासादों के निर्माण एवं सजावट पर अपार धन खर्च किया था और उसका उत्तराधिकारी लुई 15वां भी उससे 2 कदम आगे निकला। इसी प्रकार लुई 16वें ने भी विलासिता में कोई कसर नहीं रखी। उनकी रानी मैरी एंटोनेट, जो कि एक ऑस्ट्रियन थी, बहुत ही खर्चीले एवं विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करने वाली नारी थी। वह व्यवसाय में अति भव्य महल में रहती थी और उनकी व्यक्तिगत सेवाओं में लगभग 15,000 व्यक्ति लगे हुए थे, जिस कारण केवल दरबार का वार्षिक आय ही $2 करोड़ था। सामंत वर्ग भी विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। इस कारण सामान्य जनता इस विलासितापूर्ण जीवन से घृणा करती थी। इस समय सम्राट स्वेच्छाचारी थे। इस कारण फ्रांस में स्टेट जनरल की सभा 170 वर्षों तक नहीं बुलाई गई थी। साथ ही उस समय सम्राट लुई 16वां एक अयोग्य शासक था, जिसमें दूरदर्शिता की कमी भी थी। उसने अपने योग्य मंत्री टूटजो को सामंतों के कहने पर पदयुक्त कर दिया था। साथ ही वह प्रजा के हित में भी ध्यान नहीं देता था।
प्रांतीय शासकों के लिए फ्रांस अव्यवहारिक और अवैज्ञानिक रूप से प्रांतों में बटा हुआ था। आर्थिक कारण, फ्रांस में सम्राट और सामंतों का जीवन बहुत ही विलासपूर्ण था। खर्च पर कोई नियंत्रण नहीं था। फ्रांस की सरकार निरंतर कर्ज में डूब रही थी। क्रांति से बहुत पहले ही फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था तेजी से बिगड़ती जा रही थी, जिसको सुधारने का प्रयत्न भी नहीं किया गया तथा टूजो जैसे योग्य मंत्री ने उस दशा को सुधारने का प्रयत्न किया तो स्वार्थी तत्वों के विरोध के कारण उसे उसके पद से हाथ धोना पड़ा। लफायत अपने साथ अमेरिका की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र की एक प्रति लाया था, जिसका प्रदर्शन उसने फ्रांस में किया। इस प्रकार अमेरिका की राज्य क्रांति का प्रभाव फ्रांस पर पड़ना स्वाभाविक सी बात थी। फ्रांस में सम्राट लुई 16वें ने देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कोई योग्य मंत्री नियुक्त नहीं किए। तत्कालीन कारण, फ्रांस के सम्राट लुई 16वें ने देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ योग्य मंत्री नियुक्त किए। तुर्को, नेकर, केलोन उल्लेखनीय, परंतु सामंतों एवं दरबारियों के प्रभाव के कारण लुई 16वें ने टेजो, नेकर, क्लेलोन की सुधारवादी योजनाओं को कार्यवत ही नहीं किया और सन 1786 में फ्रांस पर $60 करोड़ का ऋण हो गया। अंत में जनता की मांग पर लुई 16वें को 5 मई 1789 को स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा। यहीं से फ्रांस की क्रांति का भी सूत्रपात हुआ। फ्रांस की क्रांति के परिणाम और प्रभाव यूरोप के इतिहास में ही नहीं बल्कि सारे संसार के इतिहास में इस क्रांति का एक अलग स्थान है। इस क्रांति का यूरोप में सभी क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। सामंती व्यवस्था का अंत, मध्यकालीन समाज की सामंती व्यवस्था का अंत करना फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी देन थी। सदियों तक करोड़ों व्यक्ति इस व्यवस्था के अंतर्गत पिसते रहे थे। आर्थिक शोषण तो इन लोगों की नियति बन गया था, परंतु फ्रांस की क्रांति ने इस अपमानजनक व्यवस्था का अंत कर दिया और समानता के सिद्धांत ने संपूर्ण यूरोप से सामंती व्यवस्था को ही हटा दिया। धर्मनिरपेक्ष राज्यों का उदय, क्रांति के बाद संपूर्ण यूरोप में धार्मिक सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ और लोगों को धार्मिक उपासना की भी स्वतंत्रता मिल गई। चर्च की प्रतिष्ठा का भी अंत हो गया और पादरी अब राज्य, जनता और सिद्धांतता के नाम पर शपथ लेते थे। फ्रांस की क्रांति ने एक ऐसी प्रगतिशील राष्ट्रीयता को जन्म दिया कि जिसके अनुसार आधुनिक संसार आज भी अत्यधिक प्रभावित है। फ्रांस की क्रांति का ही प्रभाव था कि यूरोप में निरंतर राष्ट्रीय क्रांतियां होने लगी। इटली, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, यूनान और पोलैंड में 1830 से 1848 के मध्य कई क्रांतियां हुई। जैसे जैसे क्रांति का विस्तार होता गया वैसे वैसे यूरोप के अन्य देश भी इस भावना से प्रभावित होकर प्रेरित होने लगे। निरंकुश राजतंत्र का अंत, क्रांति में राजाओं के देवी सिद्धांत का भी अंत हो गया। अब सर्वसाधारण लोग प्रत्यक्ष रूप से देश की राजनीति में भाग लेने लगे। इससे राजतंत्र की स्थापना को बड़ा बल मिला। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति और अमेरिका की स्वतंत्रता संघर्ष ने इसे प्रोत्साहित किया और फ्रांस की क्रांति ने इसे संपूर्ण विश्व की ओर मोड़ दिया। तो ये थी फ्रांसीसी क्रांति। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अब मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।